हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी जर्नी सीआरओ जॉब्स की। कई सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने अपने कैरियर की स्टार्टिंग कैसे की थी, उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो आज का ये वीडियो मैं अपनी सीआरओ जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे अपने कैरियर की स्टार्टिंग की, सीआरओ में मैंने क्या क्या लर्न किया, क्या मेरे एक्सपीरियंस रहे, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी आगे चलकर यूजफुल होगी जब आप भी आगे चलकर जॉब ज्वाइन करोगे। तो फ्रेंड्स, ये बात है सन 2013 की, जब मुझे जुबिलेंट केमिस्ट्रीज लिमिटेड जो कि नोएडा में है, वहाँ से ऑफर लेटर आया था। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो मैं नोएडा गया था इंटरव्यू देने के लिए, और इंटरव्यू में पहले रिटन टेस्ट हुआ जिसमें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, एमसीक्यू। और उसके बाद ऑलमोस्ट हम उस दिन 30 से 40 कैंडिडेट थे जो कि इंटरव्यू देने के लिए आए थे। 40 में से उन्होंने 12 या 13 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया इंटरव्यू के लिए। पहले रिटन टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट में कुछ स्टूडेंट तो एलिमिनेट हो गए, और जो बचे हुए जो कुछ कैंडिडेट थे उनका इंटरव्यू हुआ। और इंटरव्यू के बाद 7 या 8 कैंडिडेट थे जिन्हें कि सेलेक्ट किया गया फाइनली ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट, टीआरए कहा जाता है, उस पोजीशन के लिए। तो 2013 अप्रैल में मैंने ज्वाइन कर लिया था जुबिलेंट केमिस्ट्रीज लिमिटेड। मैं उदयपुर जिले के एक बहुत ही छोटा सा कस्बा है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और वहाँ से नोएडा तक का सफ़र उस समय काफ़ी ज़्यादा, कई सारी मन में ऐसी शंकाएं भी थी, और फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इतना दूर जाना है जॉब करने के लिए। और एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप सभी स्टूडेंट का होता है, उस समय भी सैलरी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो उस सैलरी में वहाँ पर जाकर जॉब करना, वहाँ पर रहकर सर्वाइव करना, ये सब कुछ काफ़ी डिफिकल्ट था। लेकिन फिर भी मैंने वही पाथवे चूज़ किया, क्योंकि मुझे ये पता था कि जुबिलेंट केमिस्ट्रीज लिमिटेड में लर्निंग काफ़ी अच्छी मिलेगी। कई सारे मेरे फ्रेंड्स और सीनियर से मुझे ये पता चला था कि अगर सीआरओ में हम जॉब करते हैं तो वहाँ पर अच्छी खासी लर्निंग मिलती है। तो मैंने अर्निंग को उतनी तवज्जो उस समय नहीं दी और लर्निंग को तवज्जो दी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एज ए फ्रेशर जॉब मिलना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो मुझे जॉब मिल गई थी, इसी की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। एक बात और आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने केवल कुछ 2 या 3 महीने के लिए एक जगह जॉब ज्वाइन किया था, जहां पर कि शिफ्ट में काम होता था। मीन्स आपको डे शिफ्ट भी करनी है, नाइट शिफ्ट भी करनी है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था उस शिफ्ट की जॉब से। और यहाँ पर सीआरओ में मुझे पता था कि मुझे केवल जो जनरल शिफ्ट होती है वही रहेगी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी था इस बात को लेकर। और इसके अलावा सीआरओ जो कि नोएडा में और जितनी भी मेट्रो सिटीज़ में अगर सीआरओ या कोई भी कंपनी होती है तो वहाँ पर 5 डे वीक होता है। तो ये भी एक अच्छी खासी खुशी थी कि एटलीस्ट 5 डे काम करेंगे तो 2 दिन की आराम तो मिल जाएगा। अब बात करें जब मैंने ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन करने के बाद कंप्लीटली पूरा न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मेरी जो एमएससी केमिस्ट्री जिस कॉलेज से हुई थी वहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। एंड आई एम श्योर कि आप सभी जहाँ से भी अपनी बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री कर रहे होंगे, एक रूटीन जो प्रैक्टिकल होते हैं वही होते हैं। इंडस्ट्री के साथ अभी भी इतना कोलैबोरेशन नहीं हो पाया है कि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं उतनी आपको कभी भी लैब में नहीं मिलेगी जो आपकी कॉलेज की लैब होती है। इसके पीछे कई सारे रीज़न होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, मनी, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो जब मैं पहली बार मेरा नेक्स्ट डे जब मैंने ज्वाइन किया, उसके नेक्स्ट डे मुझे लैब में ले जाया गया कि इस लैब में अब आपको काम करना है। तो वहाँ पर जाकर मैंने देखा कि एक कम्प्लीटली न्यू, मेरे लिए ये बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था। जिस तरह की लैब थी, वो कैसे हुड होते हैं, हुड क्या होता है ये भी पता नहीं था पहले। जब लैब के अंदर एंटर किया तो पता चला कि हाँ, ये सारी चीज़ें होती है ऑर्गेनिक सिंथेसिस लैब में। और एक बात और बता दूं कि जब मैंने ये जॉब ज्वाइन की थी तो उस समय मेरी पीएचडी रनिंग थी। मीन्स जो पीएचडी है वो मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी। मेरा प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट हो चुका था, और लेकिन जो थीसिस का और बाद का कई सारा वर्क था जो कि पेंडिंग था, और मैं जॉब के साथ भी वो सारा वर्क कर सकता था, इसीलिए मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था। तो मुझे जो जॉब में कंसीडर किया गया था वो एज ए एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर ही कंसीडर किया गया था, क्योंकि उस समय मेरी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो पीएचडी को वहां पर कंसीडर नहीं किया गया। जनरली जब भी आप सीआरओ में ज्वाइन करते हैं एज ए फ्रेशर, तो आपको जो वहां पर लैब में जो सीनियर होते हैं उनके साथ आपको बोला जाता है कि आप इन सीनियर के साथ रहिए, सीखिए, देखिए कि कैसे काम होता है। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस लैब में क्या होता है कि कई सारे हजार्डस रिएजेंट, कई सारे पायरोफोरिक रिएजेंट भी आपको हैंडल करने पड़ते हैं। तो मुझे इनिशियली 1 वीक तक सिर्फ ये बोला गया कि आप सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए लैब में कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, ग्लासवेयर के नाम क्या क्या होते हैं, ये सबको आप पहले समझने का प्रयास कीजिए। लैब में कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है,
केमिकल कहीं से अगर लाना है तो उसके लिए सेफली हमको कैसे लेकर आना है, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो पहले एक हफ्ते के दौरान हो गई। उसके बाद नेक्स्ट वीक से जिनके साथ में जो मेरे सीनियर थे, जिनके साथ में लगातार ऑब्जर्व कर रहा था चीज़ों को, तो उनके साथ में ही मैं उनके वर्क में उनको हेल्प करने लगा कि जैसे अगर कोई रिएक्शन वो लगाने वाले हैं अगर, तो उस रिएक्शन के लिए पहले कैलकुलेशन करना, क्योंकि कैलकुलेशन करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जनरली एमएससी केमिस्ट्री के दौरान तो हमको ये सब चीज़ें नहीं पता थी। तो पहले कैलकुलेशन को सीखना, कितने मोल कौन सा रिएजेंट लेना है, कितने इक्विवेलेंट लेना है, ये सब कुछ चीज़ें सीखना, तो उनको धीरे धीरे उनका जो वर्क है उसमें हेल्प करनी। उसके बाद धीरे धीरे जो नॉर्मल रिएक्शंस होती है जिनमें कोई भी ऐसा पायरोफोरिक रिएजेंट या कुछ भी हैंडल नहीं करना है, तो वो मैं लगाने लगा धीरे धीरे, और बहुत ही स्मॉल स्केल में, जैसे कि 50 mg 100 mg की रिएक्शंस में पहले लगाता था। धीरे धीरे चीज़ों को सीखने लगा और उसके बाद जो ऐसे पायरोफोरिक रिएजेंट होते हैं उनकी हैंडलिंग करना सीखा, उनकी MSDS पढ़ना स्टार्ट किया। और उसके बाद कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से सीखी, क्योंकि वहाँ पर कई सारे जो और भी सीनियर्स थे उनको लगातार कॉलम हर दिन उनको करना होता था। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी हर दिन जब भी मैं जाता था, तो किसी का अगर 30 ग्राम का कॉलम करना है, 50 ग्राम का कॉलम करना है, तो वहाँ पर मुझे कॉलम क्रोमेटोग्राफी लगातार मैंने 1 महीने तक कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी की। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी करने से मुझे ये काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे हमको सेपरेशन करना है, कौन सा सॉल्वेंट सिस्टम यूज़ करना है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में आप सभी को बता दूं कि एक तो होता है मैनुअल कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम सिलिका जेल खुद ही पैक करते हैं, खुद ही हमको कॉलम जो है वो पैक करके मैनुअली कॉलम करना होता है। ये एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस होती है, बहुत ही इसमें जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होती है। लेकिन जब आपका कोई बड़ा बैच है, अगर आपको 100 ग्राम का कॉलम करना है, 200 ग्राम का कॉलम करना है, तो आपको मैनुअली ही करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में। और इसके अलावा एक होता है कि आपका जो है वो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से भी आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी कर सकते हो। तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं, कॉम्बी फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसके अलावा बायोटेज के कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, तो उनको भी मैंने सीखा वहाँ पर इनिशियली जो मेरा 1 मंथ था उसके दौरान। और उसके बाद तो लगातार मैनुअली कॉलम तो मैंने कई सारे कॉलम किए, और इससे क्या हुआ कि एक सेपरेशन कैसे करना है उसकी एक अच्छी समझ हो गई। देखिए बेसिकली अगर आप एक ऑर्गेनिक सिंथेसिस लैब के अंदर काम कर रहे हो, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो 2-3 वर्क होते हैं उसमें होता है कि आपको रिएक्शन कैसे लगानी है वो आपको आना चाहिए। तो उसके लिए देखिए, आप कोई भी रिएक्शन लगाओगे तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर आपके सामने होगा, उसको पढ़ना है और अच्छे से आपको एग्जीक्यूट करना है। दूसरा होता है कि रिएक्शन जब कंप्लीट हो गई तो उसका वर्कअप करना। अगर मान लो आपने कोई ऐसे रिएजेंट यूज किए हैं जिनका वर्कअप केयरफुली करना है, सपोज कीजिए कि अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया है, तो उसके वर्कअप करने के दौरान आपको एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है जो फॉलो करना होगा। तो ये वर्कअप करना सीखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला हो गया रिएक्शन लगाना, दूसरा हो गया वर्कअप करना, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि कोई भी जो रिएक्शन जब आप लगाओगे आपको प्योर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको जो है वो क्रूड कंपाउंड मिलेगा। उस क्रूड कंपाउंड को प्योर करने के लिए आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो जब आप रिएक्शन, वर्कअप और कॉलम ये तीनों चीज़ें अच्छे से सीख जाते हो, जिसको आप देखिए कि लगभग 2 या 3 महीने का समय लगता है इन सभी चीज़ों को अच्छे से सीखने में, उसके बाद आपको जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क दे दिया जाता है। आपको 80% काम अपना फिर आफ्टर 3-4 मंथ्स जो है वो इंडिपेंडेंटली करना होगा, और जो भी हेल्प आपको चाहिए होगी वो आपको सीनियर से मिल जाएगी। तो ऐसा करते हुए जब मुझे भी 4-5 महीने हो गए और इंडिपेंडेंटली वर्क करना शुरू किया, इससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है। इनिशियल डेज में जब मैंने इंडिपेंडेंटली वर्क करना स्टार्ट किया था तो काफ़ी ज़्यादा एक फियर भी रहता था कि कैसे करेंगे, क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ जो है वो स्मूथ वे में होता चला गया। और कब वहाँ पर मुझे 2 साल हो गए पता भी नहीं चला। तो ये बात जब मैंने अपना स्टार्ट किया था कैरियर 2013 अप्रैल में, और उसके बाद लगभग 2015 में जब मुझे 2.5 ईयर्स हो गया वहाँ पर कंप्लीट, बहुत ही अच्छे से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पर मैंने काम किया। सीआरओ में जनरली क्या होता है कि या तो आपको हर मंथ का एक टारगेट रहेगा कि आपको हर मंथ में 5 कंपाउंड 6 कंपाउंड्स आपको 100 mg क्वांटिटी में सबमिट करने हैं। अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो जो कि क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी कि उनको 5 कंपाउंड 6 कंपाउंड पर मंथ चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना होगा। क्वांटिटी जनरली 50 mg 100 mg रहती है, और प्योरिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसीलिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी और जो प्यूरिफिकेशन की और भी जो दूसरी टेक्निक्स हैं उस पर आपको अच्छा नॉलेज होना जरूरी होता है। इसके अलावा सीआरओ में जो दूसरे टाइप का वर्क होता है उसमें क्या होता है कि आपको किसी एक ही ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना होता है जहां पर आपको
बल्क अमाउंट में डिलीवर करना होता है। वो बल्क अमाउंट हो सकता है कि 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम तक हो सकता है। तो उसमें फिर आपको मंथली 5-6 कंपाउंड करने का टारगेट नहीं रहता है। आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जितनी क्वांटिटी आपको डिलीवर करनी है, सपोज कीजिए कि आपको 20 ग्राम, 30 ग्राम डिलीवर करना है, तो आपका जो पूरा फोकस होगा वो एक फिक्स टाइमलाइन आपके पास होती है। उस टाइमलाइन में आपको अच्छे से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। तो मैं लकी रहा कि मैंने दोनों ही टाइप के प्रोजेक्ट पर काम किया। मैंने मंथली जहां पर टारगेट था उस टाइप के प्रोजेक्ट में भी काम किया। तो उससे क्या होता है कि आपको उस टाइप का जो वर्क होता है उसमें डिफरेंट रिएक्शंस पर काम करने का जो है वो मौका मिलता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो जहां पे आपको 40-50 ग्राम अगर डिलीवर करना है, तो उसमें आपकी स्कीम फिक्स रहेगी, आपको सिर्फ बल्क में वो अमाउंट प्रोड्यूस करना है। तो मैं काफ़ी लकी रहा, और हर जो बंदा सीआरओ में काम करता है उसे अमूमन दोनों ही टाइप के एक्सपीरियंस हो जाते हैं। तो ये सब कुछ इनिशियल 2-2.5 साल में अच्छे से सीख लिया। लगभग सारी रिएक्शंस जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, जहां पर कि काफ़ी ज़्यादा केयर रखनी पड़ती है, जैसे अगर हम बात करें ब्यूटाइल लिथियम की रिएक्शन है, ब्यूटाइल लिथियम पायरोफोरिक होता है, तो उसको हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन हमको यूज़ करनी पड़ती है। तो ब्यूटाइल लिथियम को यूज़ करना, LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काफ़ी पायरोफोरिक होता है और इंडस्ट्री में तो फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। इसके अलावा रेने निकल जो होता है वो भी काफ़ी पायरोफोरिक रिएजेंट है। और पीडीसी का मतलब है पैलेडियम ऑन कार्बन। तो पैलेडियम कार्बन भी अपने आप में बहुत पायरोफोरिक है। पैलेडियम कार्बन की रिएक्शंस जो होती है उनको फिल्टर करना एक बहुत ही अपने आप में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज होना जरूरी होता है, वरना कई सारे इंसिडेंट लैब में होते हैं। अजाइड्स को कैसे हैंडल करना है वो भी वहाँ पर सीखा। इसके अलावा जब आप सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो हेल्थ है वो अगर सही नहीं रही तो कितना भी आप कमा लीजिए, कितना भी कर लीजिए, उसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। तो आप पूरे दिन केमिकल के बीच में काम कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी मेजर्स भी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितनी सेफ्टी के साथ काम कर सकते हैं उतना सेफ्टी के साथ हमें काम करना है। और बहुत सारी कंपनीज आजकल सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा फोकस भी करती है। तो लैब्स जो होती है वहाँ पर फ्यूम हुड्स होते हैं जिसमें आपको ये सारा सब कुछ वर्क करना होता है। आपको रिएक्शंस लगानी है तो फ्यूम हुड्स में आप लगाओगे। आपको अगर कोई मैनुअल कॉलम भी करना है तो फ्यूम हुड में आप करते हो, जिससे क्या होता है कि कोई भी जो टॉक्सिक गैसेज अगर निकल रही है तो फ्यूम हुड में इतना अच्छा सक्शन होता है कि उस सक्शन के थ्रू सारी की सारी जो गैसेज है वो बाहर चली जाती है, तो आपको उतना ज़्यादा हेल्थ हजार्ड नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी। और जितनी भी सीआरओज हैं वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होती है, जिसकी वजह से आप अगर अपनी सेफ्टी खुद से रखते हो तो आप अच्छे से केमिकल के बीच में भी काम कर पाओगे। तो इनिशियली 2-2.5 साल के अंदर ये सारी बातें सीखी। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये भी हुई कि 2-2.5 साल सीआरओ में काम कर लिया तो उससे एक नेटवर्क अच्छा बन गया। नेटवर्क बनने का आपको बेनिफिट ये होता है कि इन फ्यूचर जब आप जॉब के लिए कहीं पर सर्च करते हो तो आपके कनेक्शंस हर कंपनी में होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप भी अगर इन फ्यूचर जब जॉब में जाएंगे तो अपने कनेक्शंस, अपना जो नेटवर्क है उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। जब आपके फ्रेंड्स डिफरेंट कंपनीज में होंगे तो आपको ये पता रहेगा कि किस कंपनी में कैसा वर्क हो रहा है, किस कंपनी में वैकेंसीज आ रही है। तो 2-2.5 साल सीआरओ में काम करने से काफ़ी अच्छा नेटवर्क भी हो गया और उसका बेनिफिट भी हुआ। कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। उसके बाद जब मुझे 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद मैंने कई सारी कंपनीज में इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। कुछ कंपनीज थी जिनमें सेलेक्ट भी हुआ और एक टाइम ऐसा आया जब मेरे पास 2 या 3 ऐसी कंपनीज थी जिसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका था। तो उस दौरान मैंने जो चूज़ किया वो था पिरामल ड्रग डिस्कवरी अहमदाबाद। पिरामल ड्रग डिस्कवरी अहमदाबाद में जब सिलेक्शन हुआ तो 1-2 और कंपनीज थी उनमें भी हुआ था, लेकिन पिरामल ड्रग डिस्कवरी चूंकि अहमदाबाद में थी और उस समय घर वालों का प्रेशर था कि अब शादी करनी है, तो शादी की वजह से अहमदाबाद चूंकि उदयपुर से ज़्यादा नज़दीक है, कनेक्टिविटी का इतना इश्यू नहीं है। कनेक्टिविटी का इश्यू हालांकि नोएडा में भी नहीं था, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कम थी, तो इस वजह से मैंने, और स्विच भी करना उस समय ज़रूरी था। अच्छी खासी हाइक उस समय मिल रही थी, लगभग 40% के करीब की हाइक मिल गई थी। तो उसके बाद मैंने 2015 में पिरामल को ज्वाइन किया। आई थिंक सितंबर में ज्वाइन कर लिया था पिरामल ज्वाइन किया। तो वहाँ पर भी जो वर्क है वो सीआरओ में, देखिए आप, लगभग जो वर्क होता है वो इसी टाइप का होता है। सीआरओ क्या होते हैं, वहाँ पर कैसे वर्क होता है, उसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया कि क्लाइंट बेस वर्क होता है। आउटसोर्सिंग कंपनीज आप इन्हें बोल सकते हैं कि यहाँ पर बाहर की जो और इंडिया की कई सारी कंपनीज है जो इन्हें वर्क प्रोवाइड करती है और उसके बेस पर यहाँ पर जो है वो वर्क होता है।
तो पिरामल ड्रग डिस्कवरी में भी सिमिलर टाइप ऑफ ही वर्क होता है। रिएक्शंस जो हैं वो तो सेम रहती है, बस ये है कि जो कंपाउंड होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, वो डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन आपका जो वर्क एक्सपीरियंस जो कि आपने गेन किया है वो आपको हेल्प करता है जब आप आगे जैसे जैसे ग्रो करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि क्या होता है, इनिशियल जो 2-3 साल होते हैं उसमें तो आप सीखते हैं कि कैसे रिएक्शन लगानी है, कैसे हमको कॉलम करना है, कैसे ये सब चीज़ें जो है वो आपको मैनेज करनी है, ये सब आप सीखते हैं। लेकिन अगर आप CRO जॉब्स में आगे ग्रो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आने वाले 6-7 साल 8 साल में टीम लीडर की पोजीशन पर जाऊं, मैं आगे चलकर ग्रुप लीडर बनूं, अगर आपकी सोच ऐसी है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी सीखनी चाहिए वो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जिसके पास अच्छी होगी, जिसके पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस की अच्छी समझ होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छी समझ होगी और जो वर्क को अच्छे से एग्जीक्यूट करना जानता होगा, वो CRO की फील्ड में या किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी बहुत ही टॉप पोजीशन पर जा सकता है। ये चीज़ मैंने सीखी इंडस्ट्री में, कई सारे लोगों को देखा जिनके पास क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थी, वो कई आगे तक बहुत ज़्यादा उन्होंने ग्रो किया। देखिए ये क्या होता है, कई बार क्या होता है ना कि हम जस्ट एक पेयर ऑफ हैंड्स बन के रह जाते हैं कि जो काम हमें दिया गया है हम वो काम कर लेंगे, दैट्स इट, सैलरी आ जाएगी और आपका काम अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन इससे आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आपका माइंड जस्ट इतना ही सोच पाएगा कि जो रिएक्शन आपको दी गई है उसे आपको करना है और आपका काम वहीं पर स्टॉप हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि जो लीडर्स होते हैं, टीम लीडर्स हैं, ग्रुप लीडर्स हैं, उनके पास होती है एक एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कई बार क्या होता है, आपको एक स्कीम दी गई, 5 स्टेप की वो स्कीम है, अब स्टेप 2 में आप फंस गए, आपकी रिएक्शन वर्क नहीं कर रही है। ऐसे में आपको अपना जो स्किल्स हैं वो यूज करनी है। आपको ये देखना है कि इस स्टेप को मैं और किस किस तरीके से प्लान कर सकता हूं, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। कई बार क्या होता है कि रिएक्शंस में यील्ड कम आती है तो हम जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ठीक है चलो हम वापस अपना नया बैच लगाएंगे। तो जो जिनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है वो ये सोचते हैं कि यील्ड आखिर कम आ रही है तो क्यों कम आ रही है, कौन सी इंप्योरिटी बन रही है। ऐसी अगर आप एनालिटिकल थिंकिंग रखेंगे तो आप डेफिनेटली धीरे 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 आप खुद ये देखेंगे कि आप ग्रो हो रहे हैं। तो ऐसा ही मैंने 2015 में जब पिरामल में आया तो वहाँ पर क्या था कि उस समय 2015 में मेरी PhD कंप्लीट हो गई, मेरा वाइवा हो गया, तो पिरामल ने मुझे एज ए PhD फ्रेशर लिया। तो वहाँ पर काफ़ी जो लर्निंग थी मुझे वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की मिली, क्योंकि जब मैं वहाँ पर ज्वाइन होने के 2 या 3 महीने बाद 2 MSc फ्रेशर बंदे थे जिनको हैंडल करने के लिए मुझे दिया गया कि आप इनको सिखाइए, इनका काम भी आप जो है वो आगे जब आपके जब ग्रुप लीडर को उनका काम जो रिप्रेजेंट करना होता है वो भी आप कीजिए, जिसे हम रिपोर्टिंग कहते हैं। तो इससे क्या हुआ ना कि एक ओवरऑल लर्निंग मुझे मिली। मुझे याद है कि हमारी लैब में 5 या 6 PhD कैंडिडेट थे जो कि PhD थे और कुछ पोस्ट डॉक भी थे उनमें से। तो हम 5 लोगों को हर एक को 2-2 जो MSc फ्रेशर बंदे थे वो दिए गए कि आप इनको जो है वो मैनेज कीजिए। तो वहाँ से मुझे एक ये स्किल भी मिली कि कैसे लोगों को मैनेज करना है, कैसे उनसे काम निकलवाना है, उनके काम को कैसे आपको रिपोर्ट करना है, ये सब चीज़ें भी मिली। और ये सब चीज़ें ज़रूरी है आपके कैरियर में आगे ग्रो करने के लिए, क्योंकि अगर आप खुद ही काम करते रहोगे तो आप कभी भी जो लीडर्स होते हैं उनकी तरह आप नहीं सोच पाओगे। और इन सब की शुरुआत ऐसे धीरे धीरे ही होती है। पहले आपको एक बंदा होगा जिसको आपको हैंडल करना है, उसे मैनेज करना है। तो ये सब चीज़ें पिरामल में अच्छा एक्सपोजर मिला, अच्छा सीखने के लिए मिला। पिरामल में मैंने लगभग 1.25-2 साल तक काम किया और 2017 में फिर मैंने मेरा जो होम टाउन है उदयपुर, वहीं पर PI इंडस्ट्रीज में मुझे जॉब के लिए ऑफर आया। तो उसके बाद मैंने मूव करना इसलिए बेहतर समझा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 4 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस उस समय हो चुका था। CRO में काफ़ी काम कर लिया था, PI इंडस्ट्रीज में भी उसी तर्ज पर काम होता था। तो मैंने सोचा कि अब मूव करते हैं अपने होम टाउन की तरफ। तो वहाँ पर मूव किया और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टेक्निक्स, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली। मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा हर इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ वहाँ के पॉजिटिव्स होंगे जो आपको मिलेंगे। देखिए नेगेटिव भी हर कंपनी में अपने अपने होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ पॉजिटिव की तरफ सोचना है कि क्या मुझे यहाँ पर नया लर्निंग मिल रहा है। तो ऐसे मैंने उसके बाद जब मूव किया PI इंडस्ट्रीज में तो तब तक मुझे ओवरऑल 5 ईयर्स तक का CRO एक्सपीरियंस हो चुका था। एंड देन PI इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया सिंथेसिस में ही। और उसके बाद
मेरे कैरियर में एक मूव आया, मेरा रुझान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ने लगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आखिर क्या होती है। इस फील्ड को मैंने समझा, क्योंकि पीआई इंडस्ट्रीज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर काफ़ी ज़्यादा वर्क होता है। तो मैंने इस चीज़ को समझा, जाना, और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। तो देन मैंने नालसार का पीजी डिप्लोमा किया, और पीजी डिप्लोमा करने के बाद मैंने मूव किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की फील्ड में। इसके बारे में फिर और किसी दिन बात करेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की फील्ड में मैंने मूव किया और उसके बाद पेटेंट एजेंट का एग्ज़ाम भी क्लियर किया। तो फाइनली मैंने सीआरओ की जो जर्नी है उसमें यह सीखा कि सीआरओ में, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ तो बहुत अच्छी है। अगर आप, मैंने पहले भी बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रखेंगे तो आप डेफिनेटली आगे मूव करेंगे। मैंने अपने जो अब तक का कैरियर है उसमें मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि सिर्फ एमएससी पास आउट थे, उसके बावजूद भी उन्होंने आज अच्छी खासी ग्रोथ की है, टीम लीडर की पोजीशंस पर हैं, और कई सारे जो हैं वो जो छोटी छोटी कंपनीज होती है उनमें ग्रुप लीडर भी हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप अपने कैरियर को किस वे में शेप करना चाहते हैं, आप कितना सीखना चाहते हैं। और कई सारे मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अभी भी वही रूटीन वर्क कर रहे हैं जो पिछले 5-10 सालों से लगातार कर रहे थे। कई बार हम सिचुएशंस पर डाल देते हैं हर चीज़ों को कि ये ऐसा नहीं है, इस वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पूरी शिद्दत के साथ किसी भी चीज़ में लगेंगे तो डेफिनेटली आप उस फील्ड में टॉप पर पहुंचेंगे। अब कई सारे जो बच्चे हैं उनका ये भी रहता है कि सर हजार्ड्स, केमिकल हजार्ड्स बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, अगर आप केमिकल के बीच में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका जो हजार्ड है वो तो होगा ही। केमिकल्स के साथ अगर हम डील करते हैं तो केमिकल्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल के साथ एसोसिएटेड जो भी उनके हजार्ड्स हैं वो तो होते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि सेफ्टी फर्स्ट। आप अगर सेफली काम करेंगे, सेफ्टी पूरी अगर आप रखेंगे, तो उन हेल्थ हजार्ड को आप काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ऐसा रखिए कि इनिशियल 5-6 साल, 7 साल मैं इतनी मेहनत के साथ और इतना एनालिटिकल थिंकिंग के साथ काम करूंगा कि उसके बाद मैं सीधा टीम लीड की पोजीशन पर पहुंचूं। अगर आप ऐसी सोच के साथ काम करोगे तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, अपनी ऑर्गेनिक सिंथेसिस स्किल्स को अच्छा मजबूत करोगे। और आपको आने वाले वक्त में जब एक छोटी सी टीम दी जाएगी, उस टीम के साथ अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपकी जो टीम साइज है वो बढ़ती रहेगी। आपकी टीम साइज अगर बढ़ती रहेगी तो आपकी जो पोजीशन है वो बढ़ती रहेगी। आपकी पोजीशन अगर बढ़ती रहेगी, आपका पैसा भी बढ़ता रहेगा, और धीरे धीरे आप ग्रो करते चले जाओगे। इसके अलावा एक और भी जो इंपॉर्टेंट बात है, कई सारे कैंडिडेट ये भी पूछते हैं कि सर एमएससी और पीएचडी में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। देखिए, एक पीएचडी फ्रेशर जब ज्वाइन करेगा तो उस समय तक एक एमएससी वाला लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, तो उस समय दोनों की सैलरी लगभग सेम होगी। लेकिन पीएचडी केमिस्ट्री अगर आपने किया हुआ है तो आपकी जो आगे ग्रोथ होती है वो जल्दी होती है। लेकिन यहाँ पर भी एक टर्म एंड कंडीशन है कि पीएचडी केमिस्ट्री करने के बाद भी आप अपनी स्किल्स को कितना यूटिलाइज कर रहे हो। देखिए, कंपनी को आपसे अगर बेनिफिट होगा, आपकी पीएचडी से उनको बेनिफिट होगा, आपने पीएचडी में जो गेन किया है उससे अगर उनको बेनिफिट होगा तो ही वो आपको बेनिफिट देंगे। तो ये बात आपको समझनी है। बट नो डाउट आज के समय में जब इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो पीएचडी केमिस्ट्री एक बहुत एडेड एडवांटेज हो जाता है आपके लिए कैरियर में आगे ग्रो करने के लिए। आप देखेंगे जितने भी सीआरओज हैं उनके असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, हेड, ये सभी जो हैं वो पीएचडी, बहुत ही इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं जैसे आईआईएससी है, आईसीटी है, एनसीएल है, सीएसआईआर के जितने प्रीमियम लैब्स हैं, इन सभी से पीएचडी पास आउट जो लोग हैं वही आज टॉप पोजीशंस पर हैं। तो डेफिनेटली पीएचडी आपको बहुत ज़्यादा कैरियर में आगे ग्रो करने में हेल्प करती है। तो सीआरओ जर्नी के बारे में मैंने आपको बताया और कई सारी बातें थी जो कि इस वीडियो में शेयर की। तो इस वीडियो में मैंने अपनी सीआरओ जर्नी के बारे में आपको बताया कि कैसे मैंने जॉब ज्वाइन किया था, क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा था। आई एम श्योर ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा जब आप भी आगे चलकर कोई भी जॉब ज्वाइन करोगे। हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि किसी भी जॉब में आप हो, अगर लगातार सीखने की आप स्किल्स रखोगे, लगातार सीखने की आप आदत रखोगे तो आप उस फील्ड में टॉप पर जरूर पहुंचोगे। क्योंकि जो अपने आप को अपडेट नहीं करता है उसका हाल आपको पता है कि नोकिया का जो हाल हुआ था, नोकिया अपने ज़माने में एकदम टॉप पर थी लेकिन उसने नई टेक्नोलॉजी को एडप्ट नहीं किया, इस वजह से वो धीरे धीरे पीछे होती चली गई। तो आप भी जिस फील्ड में काम कर रहे हो उसमें जो नया हो रहा है उसको धीरे धीरे आप सीखते रहिए।
तो आप डेफिनेटली अपनी जॉब में अच्छा ग्रो करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि शेयर किए इस वीडियो में, कई सारे रह भी गए, वो आने वाले कुछ और वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।